गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी सेकेंड सेमेस्टर। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने स्केलेटल मसल्स के बारे में डिस्क्राइब किया। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेस्ट पॉइंट्स ऑफ द स्केलेटल मसल्स दैट वाज रिलेटेड with the जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। तो इंट्रोडक्शन में हम अभी आपको बता रहे थे स्केलेटल मसल्स के बारे में, और इसके बाद फिर हम इसके मैकेनिज़्म पर आएंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन पर। तो ये फिगर तो आपने देखा ही है, एक जनरल जो है जो टिपिकल स्ट्रक्चर होता है स्केलेटल मसल्स का, इसको हमने डिस्क्राइब किया था। इससे कुछ पॉइंट्स रह गए थे जो आज हम इसको डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको इसके पहले कुछ पॉइंट डिस्क्राइब किया था, उसमें जो है कि अब आगे हम चलते हैं। द मेनी मायोफाइब्रिल्स ऑफ ईच मसल फाइबर्स आर सस्पेंडेड साइड बाई साइड इन द मसल फाइबर। क्योंकि एक मसल फाइबर्स में बहुत से मायोफाइब्रिल्स होते हैं, वो एक जो है बंडल के अंदर एक दूसरे के आसपास जो है कि कई संख्या में जो है वो अरेंज रहते हैं। द स्पेसेस बिटवीन द मायोफाइब्रिल्स आर फिल्ड विथ इंट्रासेलुलर फ्लूइड कॉल्ड सार्कोप्लाज्म एंड कंटेनिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट प्लस मल्टीपल प्रोटीन एंजाइम्स। जैसा कि हमने इसके पहले आपको ये फिगर दिखाया, ये मसल फाइबर्स है। मसल फाइबर्स के अंदर एक फाइबर्स का स्ट्रक्चर है। एक फाइबर्स के अंदर जो है बहुत से मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। ये मायोफाइब्रिल दिखाए गए हैं ये, और हर मायोफाइब्रिल्स के बीच में थोड़ी सी जगह होती है, उसके अंदर जो है कि फ्लूइड भरा होता है। तो जो फ्लूइड भरा होता है तो उसी के बारे में यहाँ पे जिक्र हो रहा है, डिस्कस हो रहा है। द स्पेसेस बिटवीन द मायोफाइब्रिल्स आर फिल्ड विथ इंट्रासेलुलर फ्लूइड कॉल्ड सार्कोप्लाज्म, यानी कि हर मायोफाइब्रिल्स के बीच में सार्कोप्लाज्म भरा होता है। जैसे पर्टिकुलर किसी सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, साइटोप्लाज्म भरा होता है, उसी तरह इसमें सार्कोप्लाज्म भरा होता है। एंड कंटेनिंग लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ, और उसके साथ साथ और बहुत सी चीज़ें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फेट, यानी पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फेट तो पाई जाती हैं। इसके साथ साथ और क्या पाई जाती हैं? प्लस मल्टीपल प्रोटीन एंजाइम्स। इसके अलावा बहुत तरह की प्रोटीन एंजाइम्स भी पाई जाती हैं। आल्सो प्रेजेंट आर ट्रिमेंडस नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी इसमें जो है कि ट्रिमेंडस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं। यानी कि एक मायोफाइब्रिल के अंदर लगभग जो है 3 माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, जिसको ट्रिमेंडस नंबर बोलते हैं। दैट लाई पैरेलल टू द मायोफाइब्रिल, वो मायोफाइब्रिल्स के पैरेलल होते हैं। यानी मायोफाइब्रिल जैसे अरेंज होते हैं, उसी के साथ साथ एक मायोफाइब्रिल, उसके बाद एक माइटोकॉन्ड्रिया, फिर एक मायोफाइब्रिल, फिर एक माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह से ये अरेंज होते हैं। तो दीज सप्लाई द contracting myofibrils with large amount of energy in the form of ATP formed by the mitochondria। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया मायोफाइब्रिल्स के आसपास मौजूद होते हैं, वो जो ATP के फॉर्म में मायोफाइब्रिल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वो एनर्जी अधिक मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके सामने। आल्सो इन द सार्कोप्लाज्म सराउंडिंग द मायोफाइब्रिल्स ऑफ ईच मसल फाइबर इज एन एक्सटेंसिव रेटिकुलम कॉल्ड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हमने आपको बताया कि ये एक मायोफाइब्रिल्स के आसपास माइटोकॉन्ड्रिया या उसके आसपास जो फ्लूइड होता है, जिसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फेट और मल्टीपल प्रोटीन एंजाइम्स पाए जाते हैं, उसके साथ ही साथ जो है ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि हर मायोफाइब्रिल्स के अंदर जो है या उसके आसपास जो सार्कोप्लाज्म भरा हुआ है, सार्कोप्लाज्म में जो है कि
एक्सटेंसिव रेटिकुलम भी पाए जाते हैं। एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर, जैसा कि रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम आपने सुना है, उसी तरह से रेटिकुलम भी पाए जाते हैं, लेकिन असल में सार्कोप्लाज्म में पाए जाते रहे हैं मसल्स सेल के अंदर, इसलिए इनका नाम जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही, लेकिन सार्कोप्लाज्म के अंदर पाए जाने की वजह से इनका नाम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है यहाँ पर। दिस रेटिकुलम हैज़ ए स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। यानी ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ पर मौजूद है सार्कोप्लाज्म में, इनका काम क्या है, ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये रेटिकुलम के, और ये जो है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो उसको कंट्रोल करते हैं, यानी कि कब उसे कॉन्ट्रैक्शन को कब रोकना है, कब उसे एक्सेलरेट करना है, कब इनहिबिट करना है, यानी कंट्रोलिंग रेगुलेशन का काम करते हैं ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The rapidly contracting types of muscle fibers has especially extensive cytoplasmic reticula। यानी बहुत तेज़ी से अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है मसल्स को तो वो जो है कि इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुला, एक्सटेंसिव सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुला जो स्पेशल टाइप के वहाँ पे रेटिकुलम होते हैं वो इसे कंट्रोल करते हैं। तो ये रही कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो है कि स्केलेटल मसल्स के बारे में। इसके मैकेनिज़्म पर हम बाद में आएंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर पर एक नज़र हम डालते हैं, जिससे कि जब इसके स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं तो इसका जो मैकेनिज़्म है वो आसान हो जाता है समझना। तो यहाँ पे एक दूसरे नोट्स में ये सारे नोट्स हम आपको उपलब्ध भी करा दिए हैं, इसको पढ़ के आप लिख भी डालेंगे, और उसी को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं फिगर के साथ। तो इस स्केलेटल मसल्स के बारे में कुछ खास बातें जो हमें जानकारी रखनी है, इनके बारे में ये चीज़ हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। स्केलेटल मसल्स के जो है कि इंडिविजुअल पर्सनल जो इसके नॉलेज है, जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो हम बताने जा रहे हैं। स्केलेटल मसल्स इज़ वॉलंटरी मसल्स। स्केलेटल मसल जो होता है वो ऐच्छिक मसल होते हैं। वॉलंटरी मीन्स ऐच्छिक, यानी हम अपनी इच्छा से जब चाहे इसे कंट्रैक्ट करा सकते हैं। यानी हमें हाथ उठाना है, पैर उठाना है, बॉडी को अपने मोड़ना है, किसी पार्ट को सिकोड़ना है, तो हम उसे कर सकते हैं, करते ही हैं। तो यानी कि ये वॉलंटरी मसल्स हैं, यानी हम अपनी इच्छा से इसे जो है कि कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं, कार्य करा सकते हैं। तो इसलिए स्केलेटल मसल्स का एक नाम वॉलंटरी मसल्स भी है। ऐच्छिक मसल्स, ऐच्छिक जो है कि दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये मसल्स कैसे होते हैं, अगर पर्टिकुलर एक मसल फाइबर को लिया जाए, यानी पर्टिकुलर एक मसल सेल को लिया जाए, तो जैसे कि पर्टिकुलर किसी एक टिपिकल सेल में न्यूक्लियस होता है, उसी तरह से इसमें भी न्यूक्लियस होता है, लेकिन स्केलेटल मसल्स में बहुत से न्यूक्लियस होते हैं। दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी इसमें बहुत से न्यूक्लियस पाए जाते हैं। सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा सिलिंड्रिकल होता है, जैसा कि स्ट्रक्चर में आप पहले देखे थे, ये सिलेंडर जैसा इसका स्ट्रक्चर है। हैविंग ए क्लियर डिस्प्ले ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस स्ट्रेशंस, और ये लंबे लंबे होते, लॉन्गिट्यूडनल होते इस तरह देखिए, और इसमें जो है कि स्ट्रेशंस पाए जाते हैं, यानी कहीं कहीं पे इसमें स्ट्रिप्स पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं एक दूसरे को क्रॉस करते हुए। दिस मसल्स कैन परफॉर्म वर्क्स ऑफ रैपिड, और ये मसल बहुत तेज़ी से काम करते हैं। पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज, ये जो है बहुत मजबूत जो है कि कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन इनसे होता है, यानी जितने भी मजबूत काम करना होता है, मेहनत के काम होते हैं, इसी मसल्स के थ्रू होते हैं। वैसे भी बॉडी बिल्डर जो होते हैं, जो अपने बॉडी पर ध्यान देते हैं, बॉडी बनाते हैं, तो वो इसी स्केलेटल मसल्स को ही जो है कि प्रैक्टिस करके मजबूत बनाते हैं। तो ये पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। एज वेल एज दैट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड स्लो सस्टेन्ड टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन इस मसल से द्वारा होता है, तो इसमें एक टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि इसमें इस मसल्स में एक जो है कि म्यूजिकल
कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी 1/1 करके, यानी एक फंक्शन के बाद दूसरा फंक्शन, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप जब आता है, यानी एक सीक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन इसमें होता है, टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। दिस काज मूवमेंट्स ऑफ द स्केलेटन, इसी दिस काज मूवमेंट्स ऑफ द स्केलेटन, और इसी मसल्स के इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो स्केलेटन है, बॉडी का जो कंकाल है, वो जो है मूव करता है। यानी हाथ पैर की हड्डियाँ, यानी ये तभी मूव करती हैं अगर ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है। हाथ उठाना है तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तभी हाथ उठता है। चलना है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तभी जो है कि पैर के बोन जो है कि वो मूवमेंट करते हैं। तो therefore are responsible for movement of the different parts of the body, यानी यही ये वजह है, मसल कॉन्ट्रैक्शन ही वजह है स्केलेटल मसल्स का, जिसका वजह से पूरी बॉडी, एनिमली बॉडी जो है वो मूवमेंट करती है, वो जो है कि कॉन्ट्रैक्ट करती है, मूवमेंट। यानी एक एनिमल एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसी का मसल स्केलेटल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही जो है आता जाता है। या कोई भी कार्य, कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म जो हो रहा है, वर्क हो रहा है, वो स्केलेटल मसल्स की वजह से ही होता है। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर इसके पहले भी दिखाया, यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर हाईलाइट करके फोकस करके हम दिखा रहे हैं। जैसे ये मसल फाइबर्स हैं, इसमें बहुत से मसल फाइबर्स लगे होते हैं, और जहाँ पे ये किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं, एक जगह गुच्छा बनाते हैं, बंडल बनाते हैं, उसे टेंडन बोलते हैं। और इसी में से एक मसल फाइबर को जब यहाँ ले लेते हैं तो ये सिलेंड्रिकल बॉडी और लॉन्गिट्यूडनल बॉडी होती है। एक पर्टिकुलर एक मसल फाइबर को मायोफाइब्रिल बोलते हैं। मायोफाइब्रिल्स में इस तरह का स्ट्रक्चर जो है, एक लाइट बैंड और एक डार्क बैंड। तो लाइट बैंड को आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड भी कहते हैं, और जो डार्क बैंड है उसे हम डार्क बैंड या ए बैंड यानी एनिसोट्रॉपिक बैंड भी कहते हैं, क्योंकि लाइट बैंड में सिर्फ एक्टिन प्रोटीन होता है, और जो डार्क बैंड होता है उसमें एक्टिन मायोसिन दोनों होते हैं। अब इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा और जो है फोकस करते हैं, तो यही जो स्ट्रक्चर है मायोफाइब्रिल्स का, वो यहाँ पे और क्लियर होता है। इसी फिगर जो यहाँ पे ये लाइट जोन है, बैंड है, ये डार्क बैंड है, लाइट जो बैंड है ये डार्क बैंड है, यहाँ पे वही चीज़ दिखाई गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो है कि डार्क बैंड दिखाई दे रहा है, और ये लाइट बैंड दिखा रहा है, ये डार्क बैंड है, ये लाइट बैंड है, ये डार्क बैंड। इस तरह से लाइट बैंड भी डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड, ये जो है कि एक स्ट्रिप एक किसी चीज़ पर जैसे धारी होती है, उसे स्ट्रिप्स होते हैं, धब्बे होते हैं, ऐसे ये दिखाई देते हैं मसल्स। और इसमें क्या क्या पार्ट कौन कौन से होते हैं, हमने जैसा कि उस पिछले स्ट्रक्चर वीडियो में भी हमने दिखाया था कि सार्कोमियर यानी कि एक जेड लाइन का हाफ पार्ट, इधर जेड लाइन का हाफ पार्ट ले लेते हैं, अब बीच में जो है कि ए बैंड पूरा ए बैंड के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों तरफ हाफ हाफ जो है कि आई बैंड को ले लेते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सार्कोमियर बोला जाता है। ये पर्टिकुलर एक यूनिट है, क्योंकि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यूनिट बाय यूनिट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार कंट्रैक्शन होता है, फिर यहाँ से लेकर इसके आगे का अलग कंट्रैक्शन होता है। इस तरह एक लहर जैसा, एक जो वेव जैसा कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद बॉडी मूव करती है, मूवमेंट होता है। तो उसमें जो है कि जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एरो दिखाया गया, ये तो सार्कोमियर है, पर्टिकुलर एक यूनिट है मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो बेसिक यूनिट है। और इसमें भी देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो दिखा ये ए बैंड है। ए बैंड के दो पार्ट होते हैं, एक इधर एक इधर, 3 पार्ट होते हैं, एक ये पार्ट है एक ये पार्ट, ये सिमिलर होते हैं। और इसके बीच में एक पार्ट और होता है जिसे एच बैंड बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है इसके आगे चल के हम बताएंगे। और यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ जो आई बैंड है, आई बैंड असल में 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। इसका एक हाफ पार्ट तो जो है कि एक सार्कोमियर का यूनिट में चला जाता होता है, लेकिन इसका एक पार्ट यानी दोनों पार्ट जो मिल करके जो आई बैंड बना रहे हैं, इसी को जेड लाइन बोलते हैं। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर क्लियर होता है, और इसके स्ट्रक्चर को और हम क्लेरिफाइड डिस्क्राइब कर रहे हैं आपके सामने। देखिए, इट इज़ आल्सो नोन एज स्ट्रेटेड एंड स्ट्रिप्ड, यानी स्ट्रिप्ड मसल्स, यानी कि स्केलेटल मसल्स को हम स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं, यानी कि एकदम सीधा सीधा लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है, सिलिंड्रिकल होता है। और स्ट्रिप्ड यानी इस पर जो है कि धब्बे भी पाए जाते हैं, जो डार्क बैंड लाइट बैंड में बताया।
बिकॉज क्यों ऐसा कहते हैं? बिकॉज दे कंटेन बंडल ऑफ मायोफाइब्रिल्स, और क्योंकि ये तमाम मायोफाइब्रिल्स के बंडल होते हैं। एंड पर्टिकुलर एक स्केलेटल मसल्स के फाइबर के अंदर जो है कि बहुत से मायोफाइब्रिल्स होते हैं जो मिल करके एक बंडल बनाते हैं। विच शो ट्रांसवर्सली अरेंज्ड, और सब एक दूसरे के ट्रांसफरली अरेंज होते हैं। और जिस पर अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, जिस पे अल्टरनेट करके एक के बाद एक 1 बाय 1 करके कभी लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, इस तरह के बैंड दिखाई देते हैं। लाइट बैंड इज डिनोटेड बाई, लाइट बैंड को हम किससे शो करते हैं? लाइट बैंड इज डिनोटेड बाई आई बैंड्स। आई बैंड इसे क्यों कहते हैं? यानी लाइट बैंड को आई बैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आइसोट्रॉपिक यानी सिमिलर, एक तरह के, यानी एक ही तरह का प्रोटीन इसमें पाया जाता है, ये आइसोट्रॉपिक बोले जाते हैं। और डार्क बैंड को, एंड डार्क बैंड बाई ए बैंड, और डार्क बैंड को हम ए बैंड बोलते हैं। ए बैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एनिसोट्रॉपिक होता है, यानी कि इसमें जो है कि एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन प्रोटीन फिलामेंट और मायोसिन प्रोटीन फिलामेंट दोनों पाए जाते हैं, इसलिए आई बैंड होते हैं। और जैसा कि स्ट्रक्चर इसके पहले हमने जो अभी दिखाया है कि हमने बताया कि इसके जो ए बैंड, आई बैंड या जेड बैंड जो बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है वो आपके सामने दिया जा रहा है। द मिडिल रीजन ऑफ ए बैंड हैज़ ए लाइट एरिया विच इज़ कॉल्ड एच बैंड और डिस्क हेंसेंस लाइन, यानी कि इसके पहले हमने जो स्ट्रक्चर में आपको दिखाया, ये भी ध्यान रखिए, ये स्ट्रक्चर है, ये एच बैंड है, ए बैंड के बीच में ये एच बैंड है, और इसके इधर और इधर ये जो डार्क बैंड है, दोनों को मिला करके ये तीनों पार्ट मिला के ए बैंड बोलते हैं। तो जो एच बैंड है, इसको एच बैंड क्यों कहते हैं? बीच में ए बैंड के बीच में जो एच होता है, इसका नाम एच बैंड क्यों है? क्योंकि हेंसेंस लाइन इसे बोलते हैं। हेंसेंस लाइन क्यों? हेंसेंस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको खोजा था, डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम पर इसे हेंसेंस लाइन कहते हैं, या हेंसेंस डिस्क कहते हैं, या तो इसे एच डिस्क कह सकते हैं, या एच बैंड कह सकते हैं। ये हुआ। द आई बैंड इज बाइसेक्टेड बाई ए वेरी डेंस एंड नैरो जेड लाइन। अब देखिए जो आई बैंड है उसको जेड लाइन भी कहते हैं। ये आई बैंड है, यहाँ से लेकर ये दो पार्ट का बना होता, दो भागों का बना होता आई बैंड, इसको जेड लाइन भी कहते हैं। जेड लाइन क्यों कहते हैं? और आई बैंड तो हमने बताया कि आई बैंड इसलिए कहते हैं एनिसोट्रॉपिक होता है, इसलिए आई बैंड है, लेकिन इसको जेड लाइन कहते हैं। इसका फुल फॉर्म आपके सामने है, ये भी एक वैज्ञानिक के नाम पर जो है रखा गया। तो द आई बैंड इज बाइसेक्टेड, क्योंकि दो भागों में बटा हुआ है आई बैंड। आई बैंड इज बाइसेक्टेड बाई ए वेरी डेंस, बहुत ही घना होता है ये, एंड नैरो, और पतला होता है, क्योंकि पतले पतले दो पार्ट होते हैं। इसको जेड लाइन बोलते हैं, जेड लाइन इसे कहते हैं। क्यों जेड लाइन कहते हैं? क्योंकि वैज्ञानिक थे, उनका नाम है, उन्हीं के नाम पर ये जेड, उनका नाम जेड से है। इसका नाम देखिए, पढ़ने में अटपटा है, लेकिन इसको इस उच्चारण इसको देखेंगे, इसका नाम है जुस चेंस चेइब। वैज्ञानिक है, उनका नाम है इतना लंबा, जुस चेंस चेइब। इन्हीं के नाम पर इन्होंने असल में इसे खोजा, इसलिए इनको जेड लाइन भी कहते हैं। तो आपने देखा कि क्यों इसे आई बैंड कहते हैं, क्यों एच बैंड कहते हैं, क्यों जेड बैंड, ये क्लियर हुआ। उसके आगे देखेंगे, ए सेगमेंट ऑफ द फाइबर बिटवीन सक्सेसिव जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर, यानी जेड लाइन के हाफ पार्ट से लेकर के दूसरे हाफ पार्ट के बीच का जो भाग है उसे सार्कोमियर कहते हैं। जैसे हमने बताया, ये जेड लाइन का हाफ पार्ट ये जेड लाइन के ये, तो यानी आई बैंड के, यानी ये जेड लाइन है, जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच का जो जगह है उसी को हम ये, यानी जो पार्ट है उसे हम जो है सार्कोमियर बोलते हैं। ईच सार्कोमियर दस कंटेन ए कंप्लीट ए बैंड एंड 2 हाफ आई बैंड, यानी एक सार्कोमियर में कौन कौन से पार्ट हैं अगर हम देखें, एक कंप्लीट सार्कोमियर में एक ए बैंड है, एक पूरा पूरा ए बैंड है, और 2 हाफ आई बैंड है। स्ट्रक्चर जैसे ए बैंड यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा एक ए बैंड है, पूरा का पूरा ए बैंड, और उसके बाद जो है कि हाफ आई बैंड इधर है, हाफ आई बैंड इधर है। तो इस तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या हो गया, ये एरो से लेकर इस एरो तक, यानी एक सार्कोमियर, यही वो पर्टिकुलर एक यूनिट है बाय विच स्केलेटल मसल्स
परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्शन इन द एनिमल बॉडी। और किस तरह से ये करते हैं, उन्होंने बोला स्लाइडिंग मैकेनिज्म, इसके पहले बताया था, अभी डिस्क्राइब करेंगे। यही वो एक सार्कोमियर ये कॉन्ट्रैक्शनल यूनिट है जिसके कॉन्ट्रैक्शन करने से जो है कि स्केलेटन मूव करता है, स्केलेटन मूव करने की वजह से फिर बॉडी मूवमेंट होता है। तो आगे देखेंगे, देयरफॉर द स्ट्रेटेड मसल्स फॉर्म द फ्लैश ऑफ द बॉडी, यानी स्ट्रेटेड मसल से ही एनिमल बॉडी का फ्लैश है, यानी मांस है, गूदा जिसे कहें, मांस कहें, यही इस बॉडी का गूदा है। किसी एनिमल का अगर हम जो है कि मांस, जैसे जो नॉन वेज होते हैं यूज़ करते हैं, यही वो मसल्स है जिसको लोग खाते हैं, यानी फ्लैश जिसे कहा जाता है। चाहे ये फिश हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे कोई हो, इसी को फ्लैश कहा जाता है, फ्लैश ऑफ द बॉडी, गूदा। एंड आर मोस्टली अटैच्ड टू द स्केलेटन, और ये मैक्सिमम अधिक से अधिक ये मसल्स स्केलेटन कंकाल से जुड़ा होता है। हेंस, इसी वजह से, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड नोन एज स्केलेटन, इसीलिए तो इसका नाम स्केलेटन मसल्स हैं, क्योंकि ये कंकाल से जुड़ा होता है, स्केलेटन से जुड़ा होता है। दीज वॉलुंटरी मसल्स which functions in under the control of central and peripheral nervous system। इस मसल्स को वॉलुंटरी मसल्स कहते हैं, यानी हमारी इच्छाओं पर निर्भर करता है। इसलिए निर्भर करता है क्योंकि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल होता है। CNS और PNS जो ब्रेन का जो भाग है, तो इसी दोनों से कंट्रोल होता है, और क्योंकि इसी के थ्रू हम अपनी इच्छाओं से अपने काम कर सकते हैं। दीज प्रोवाइड ब्रीफ बट रैपिड मूवमेंट्स ऑफ द कंसर्न्ड आर्गन, और इसी के मूवमेंट से कोई भी आर्गन बॉडी का बहुत तेज़ी से जो है कि मूवमेंट कर सकता है, करता है। स्टेटेड मसल्स आकर एज बंडल्स ऑफ मसल फाइबर, क्योंकि स्टेटेड मसल्स जो है ये बंडल में होता है, तो बंडल में होने की वजह से इसे क्या बोलते हैं, कार्ड फैसिकुलाई, क्योंकि कुछ जो है कि मायोफाइब्रल्स का ये ग्रुप होता है, इसीलिए इसको फैसिकुलाई कहते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको दे दें, जैसे कि ये मसल फाइबर से किसी एक फाइबर को लिया, ये एक मसल फाइबर है, लेकिन इसमें बहुत से मायोफाइब्रल्स हैं, एक बंडल है यानी ग्रुप है, तमाम ऐसे मायोफाइबर इसमें जुड़े, तो ये पूरे पूरे एक बंडल को मसल फैसिकुलस बोलते हैं। यानी किसी एक पर्टिकुलर एक को लेंगे तो ये फैसिकुलाई, और ये फैसिकुलस है, पर्टिकुलर एक फैसिकुलस। इसी तरह बहुत से फैसिकुलाई मिल करके देखिए पूरा मसल फाइबर बनाते हैं, तो ये भी एक टर्म है फैसिकुलाई। दीज आर बाउंड टुगेदर बाय फाइब्रिलर कनेक्टिव टिश्यू, और ये सभी के सभी जो है जो फैसिकुलाई हैं या मसल फाइबर्स हैं, सब आपस में या एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, उसका नाम है इंडोमाइसियम, यानी कि एक फैसिकुलाई और फैसिकुलाई के से आपस में अटैच रहते हैं, जिसको इंडोमाइसियम कहते हैं, इंडोमाइसियम से ही जुड़े होते हैं। द फैसिकुलाई आर हेल्ड टुगेदर इन कनेक्टिव टिश्यू मास, और एक फैसिकुलाई से दूसरे फैसिकुलाई के बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। द होल मसल इज इनक्लोज्ड इन कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड एपीमाइसियम। अब सभी मसल्स फाइबर्स जब एक साथ एक बंडल में होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं, उसको हम एपीमाइसियम बोलते हैं। इस तरह से ये टर्म ध्यान देने योग्य है। फैसिकुलाई किसे कहते हैं, इंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा मसल स्केलेटल मसल्स का जो स्ट्रक्चर और उसके जो है कि स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन को हमने देखा। तो लास्ट में इसको जो है समराइज हम करने जा रहे हैं। ईच मसल सेल इज़ एन इलांगेटेड, क्योंकि ये मसल इलांगेटेड है, स्ट्रेट होता है, एंड अनब्रांच्ड, इसमें से शाखाएं नहीं निकलती, सिंगल का सिंगल होता है, सिलेंड्रिकल फाइबर होता है। 10 to 100 माइक्रोन इन थिकनेस, यानी पर्टिकुलर एक अगर स्केलेटल मसल्स को लें, इसकी मोटाई जो होती है कितना होता है, 10 to 100 माइक्रोन मोटा होता है, एंड अप टू 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, और इसकी लंबाई जो होती है पर्टिकुलर, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर बताया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जो है कि मसल फाइबर की जो लंबाई होती है, यानी या इसको कहें कि यहाँ से लेकर पूरा एक ग्रुप है, इसकी मैक्सिमम लंबाई कितनी होती है, वो हमने 4 सेंटीमीटर
4 सेंटीमीटर का एक मसल्स होता है। इसकी मोटाई 10 to 100 माइक्रोन मोटाई होती है, थिकनेस होता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ ए थिन आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर जो एक मेम्ब्रेन चढ़ा होता है, यानी कि लंबाई 4 सेंटीमीटर, मोटाई 10 to 100 माइक्रोन, और इसके ऊपर एक कवरिंग जो होती है उसे बोलते हैं सार्कोलेमा। जो सार्कोलेमा उसके पहले हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। विच इनक्लोजेज ए सिनोसाइटिक साइटोप्लाज्म, और ये सार्कोलेमा जो है कि इस बंडल ये फाइबर्स के ऊपर जो चढ़ा होता है, कवर किया होता है, वो जो है इनक्लोज होता है, यानी सटा होता है, उसके अंदर जो चीज़ें फ्लूइड भरी होती है उसको बोलते हैं सिनोसाइटिक साइटोप्लाज्म। और इसी सिनोसाइटिक साइटोप्लाज्म को बोलते हैं नोन एज सार्कोप्लाज्म, यानी सीटोसाइटिक साइटोप्लाज्म कहिए चाहे सार्कोप्लाज्म कहिए, क्यों जो सार्कोमियर के अंदर भरा होता है। द न्यूक्लियाई आर पेरीफेरल इन पोजीशन, और इसके जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियाई जो होता है वो क्या था, पेरीफेरल इन पोजीशन, यानी कि बीचों बीच में होता है। एंड इन ए लार्ज सिंगल मसल फाइबर, एक सिंगल और लार्ज मसल फाइबर के अंदर जो है कि न्यूक्लियाई जो होता है वो एकदम मिडिल में पाया जाता है। मे रीच अप टू सेवरल हंड्रेड, और ये जो है कि पर्टिकुलर एक फाइबर्स के अंदर अगर इनकी संख्या देखी जाए तो हम पहले बताया हमने कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी बहुत से न्यूक्लियस इनमें होते हैं। तो ये लगभग जो है कि कुछ 100 तक होते हैं, यानी सैकड़ों में होते हैं। इन द सार्कोप्लाज्म लाई एम्बेडेड लार्ज नंबर ऑफ मायोफिब्रिल, इसमें बहुत से मायोफिब्रिल्स होते हैं। द मायोफिब्रिल्स आर रिलेटिवली कोर्स एंड टाइटली पैक्ड इन पैरेलल बंडल्स, यानी सारे मायोफिब्रिल एक दूसरे के पैरेलल अटैच होते हैं, टाइटली क्लोज होते हैं, पैक होते हैं। एंड आर सेपरेटेड बाय द शीट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, और अगर ये सेपरेट होते हैं इनके बीच में साइटोप्लाज्म जो है भरा होता है। तो ये हो गया स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर हमने डिस्क्राइब किया, और इस इंट्रोडक्शन प्लस स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम इसके जो है मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपके सामने लेकर के हम उपस्थित हो रहे हैं। थैंक यू।